नमस्कार। जानकी पुल पर आज विशेष लाइव में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम लाइव हो रहे हैं और एक ऐसी किताब हमारे बीच आ गई है जिसके लिए मुझे लगा कि लेखक से बात करनी चाहिए। और लेखक बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारा उन्होंने लिखा है। ये पिछले कुछ सालों से इनकी कोई किताब नहीं आ रही थी। पीयूष पांडे, आप सब जानते होंगे इनको। और व्यंग्य की इनकी किताब आई थी, तब से मैं सोच रहा था कि पीयूष जी ने लिखना छोड़ दिया क्या। और पीयूष जी नहीं नहीं। अचानक कुछ सालों बाद एक धमाकेदार किताब के साथ आए हैं। ये किताब है मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद। ये मनोज वाजपेयी जो हम सबके प्रिय फिल्म अभिनेता हैं, उनकी पहली आधिकारिक जीवनी है। और मैंने इस किताब को बहुत ध्यान से पूरी तरह पढ़ा है। मैं सबसे पहले बातचीत शुरू करने से पहले पीयूष पांडे जी को बधाई देना चाहता हूँ कि पीयूष जी, आपने बहुत मेहनत से, बहुत शोध पूर्वक, बहुत सारे सूत्रों को जोड़कर एक अच्छी किताब लिखी है। एक ऐसी किताब लिखी है जिसको जब भी मनोज वाजपेयी पे कभी बात होगी, जब भी मनोज वाजपेयी की चर्चा होगी, उसका संदर्भ ये किताब जरूर आएगा। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप साहित्य के किताबों के एक्सपर्ट हैं और आपकी तरफ से प्रशंसा के दो शब्द भी मिलते हैं तो उससे उत्साह बढ़ता है। और आपने ये कहा कि बहुत ध्यान से पढ़ा और आपने कोशिश की कि कुछ इसमें ऐसी कमियां निकाली जाए। बिल्कुल जब बिल्कुल हमारी बिल्कुल। अनौपचारिक बात हो रही थी तो वो अच्छा लगा जी। कि क्योंकि वास्तव में मैंने मेहनत तो मैंने बिल्कुल बहुत की थी। जी मैंने सबसे अच्छा जो इस किताब में देखा कि आमतौर पे जब फिल्म फिल्म से उनका जो जीवन शुरू हुआ, आपने सत्या से बातचीत शुरू की है कि सत्या देखने के बाद आप उनके प्रशंसक हो गए थे। जी लेकिन वो एक तरह से उनका दूसरा जीवन था। उससे पहले एक बड़ा जीवन अभिनेता के रूप में उनका था। मुझे हमेशा ये संदेह रहता था, या इस किताब को पढ़ने से पहले संदेह था कि उस जीवन को आपने छुआ होगा कि नहीं छुआ होगा, या उस समय के बारे में आपने कैसे पता। ये बहुत उत्सुकता थी। उत्सुकता जी इसलिए थी कि हम लोग, ये किस्मत संयोग है कि 1988, 89, 90, 91, 92 हम लोग उसी दौर में दिल्ली विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था, जब थिएटर में मनोज वाजपेयी, पीयूष मिश्रा, आशीष विद्यार्थी जैसे दिग्गज अभिनेता यहाँ के नाटक किया करते थे और हम देखते रहते थे। तो ये तो बातचीत, अनौपचारिक बातचीत बहुत लंबी चली जाएगी। औपचारिक बातचीत पर लौटते हैं पीयूष जी। और जी सबसे पहला सवाल यही कि पीयूष, सॉरी, मनोज वाजपेयी पर ही आपने जीवनी लिखने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि आप और भी अभिनेताओं और भी कलाकारों पर लिख सकते थे, ये मनोज वाजपेयी पर क्यों? प्रभात जी, दो तीन बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जैसे मैंने जिक्र किया है किताब में कि सत्या देखने के बाद में उनके अभिनय का मुरीद हुआ, प्रशंसक हुआ। तो वो तो एक लंबा और वो मैं क्या, हजारों लाखों लोग हुए सत्या देखने के बाद। सत्या देखने के बाद अचानक आपको समझ में आया कि ये कौन सा अभिनेता इंडस्ट्री में आ गया बिल्कुल। है। वो तो खैर, लेकिन तब मैं कॉलेज पास आउट, ये पत्रकारिता का शायद कोर्स कर रहा था मैं तब, उस दौर की बात है ये। लेकिन 2008 में मेरा मनोज जी से परिचय हुआ। मैंने एक ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म बनाया था, itsmyblog.com। तो वो उस प्लेटफॉर्म पर मैंने कुछ लोगों को जोड़ा था और उन लोगों में से एक थे मनोज वाजपेयी। वो पुण्य प्रसून वाजपेयी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके जी। जरिए मैं मनोज जी से जुड़ा। प्रसून जी ने कहा मनोज जी से, तो वो जुड़ गए मेरे प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद फिर उनसे मेरा नियमित संवाद होता रहा मनोज जी से, क्योंकि उनकी जो ब्लॉग पोस्ट थी वो मैं ही लिखता था, मैं टाइप करता था। लिखता से मतलब टाइप करता था, वो बोलते थे। उसके बाद में एक साल लगभग प्रभात खबर का कंसल्टेंट रहा। प्रभात खबर जो बिहार जी। झारखंड का बड़ा अखबार है, तो उसके लिए मैंने मनोज जी का कॉलम शुरू किया उसमें, संपादकीय पेज पर। तो उस दौर में उनसे लगातार बात हुई। फिर कई बार ऐसा हुआ कि जब उनकी फिल्में आती थी तो उनका इंटरव्यू मैंने किया। तो वो एक उनसे परिचय मेरा कई साल पुराना बन गया। मतलब 2008 से अगर देखें तो 12-13 साल हो गए उनसे परिचय। 2019 में मेरे दिमाग में एक दिन, एक दोपहर, अचानक ये ख्याल आया कि मनोज जी पर एक बायोग्राफी आनी चाहिए, क्योंकि उनका संघर्ष बड़ा दिलचस्प है। जो फुटकर कहानियां मुझे मालूम थी वो बहुत दिलचस्प कहानियां थी। तो मैंने कहा अगर वो कहानियां एक सिलसिलेवार तरीके से कहानी की शक्ल में आए तो शायद मजा आए। लेकिन उसके लिए जरूरत थी मनोज जी के परमिशन की, मनोज जी की अनुमति की, क्योंकि बिना उसके नहीं हो सकता था। तो मैंने उसी वक्त मनोज जी को फोन किया, मनोज जी से कहा, मैंने कहा मेरा इंटरेस्ट है ये, अगर आप कहें तो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा इसमें आपकी जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से मुझे बात करनी पड़ेगी। तो वो बहुत जरूरी था।
और फिर वो अनुमति मिल गई तो मुझे लगता है उसके बाद फिर तो काम मतलब शुरू हो गया। उनके भाई बहन दिल्ली में रहते थे, उन्होंने लिखा भी, इसमें आपने लिखा भी है उन्हीं के हवाले से, जी जो जी जी साथ रहने के लिए लाए थे। तो उस जी दौर में मेरे कुछ साथी दोस्त थे जो उनके साथ थिएटर करते थे, वो मुझे बहुत सारे किस्से सुनाते थे। चलिए किस्से कहानियों, आपकी किताबों से किस्से कहानियों का प्रसंग चलता रहेगा। मुझे जी। याद आ रहा है कि आपकी एक कविता थी जिसको मनोज वाजपेयी ने आवाज दी थी, वो जी कविता जी आप सुना सकते हैं? सर मुझे उसी कविता से याद नहीं है, याद नहीं है। अगर आप कहेंगे तो किताब मतलब में, मैं पढ़ सकता हूँ उसमें। हाँ इस पढ़ के, किताब, हाँ ये पेज किताब नंबर में, 196, 196 पे है पेज। जी 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 जी। ये कोविड के दौर में एक दिन अचानक मैंने कुछ कविता कविता क्या कहना चाहिए, कुछ पंक्तियां लिखी क्योंकि मैं कवि नहीं हूँ, मुझे कविता का बहुत ज्यादा लेखन का अनुभव नहीं है। मैंने ऐसी कुछ पंक्तियां लिखी और मैंने व्हाट्सएप पर मनोज जी को भेज दी। आश्चर्य मुझे तब हुआ कि 1 मिनट या 2 मिनट के बाद ही मनोज जी ने उसको रिकॉर्ड करके भेज दिया। तो मैंने कहा जब अरे उन्होंने रिकॉर्ड करके भेज ही दिया है तो इसका एक वीडियो बना के डाला जाए। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह से थी, कोविड के वक्त का मामला था कि जी विचित्र सा ये वक्त है, अनिष्ट का संचार है, काल के कपाल पर ज्वार का एक भार है, घर रहा तो जीत तय वीरता में हार है, अदृश्य ये शत्रु है विकट किंतु औजार है, भोर की प्रतीक्षा में रात अब बेजार है, सचेत रहे तो जीत तय वीरता में हार है, स्पर्श से शूल चुभे प्यार में भी हार है, ये कौन सा दौर है हर ओर ही संहार है, चिंतित रहा तो जीत तय उच्छृंखल हुआ तो हार है, घर रहा तो जीत तय वीरता में हार है। तो ये चंद पंक्तियां लिखी थी बहुत कोविड के दौर में जब लोग बहादुर बन रहे थे घर से बाहर निकलने में, और मैं ये कह रहा था कि घर में मनोज, बहुत अच्छी कविता है, और सबसे बड़ी बात है कि मनोज वाजपेयी ने इसको अपनी आवाज, अपनी जी बेहतरीन जी। आवाज में इसको रिकॉर्ड किया था। ये तो आपके लिए किसी भी बड़े पुरस्कार से, बड़े बड़े कवियों को ऐसा निश्चित तौर पर पुरस्कार अच्छा, नहीं मिलता। निश्चित तौर पर अच्छा लगता है जब आपकी आपके लेखन को, आप तो उस फील्ड में है कि जब आपके रचनात्मक काम को उस चीज की समझ रखने वाले लोग प्रशंसा करें। मनोज जी खुद साहित्य समझते हैं, कविता समझते हैं, उन्होंने जी। अचानक उसको रिकॉर्ड कर दिया तो अच्छा लगा निश्चित तौर पर। अच्छा, ये मैं इससे बात में यहाँ जोड़ना चाह रहा था कि मनोज वाजपेयी आपको बतौर इंसान कैसे लगते हैं? क्योंकि मैंने जो भूमिका से पहले जो इस किताब में मनोज जी ने लिखा है कि मेरे जैसे आदमी के जीवन से कोई क्या प्रेरणा, इतनी विनम्रता से लिखा है। क्या वो सचमुच अपने जीवन में ऐसे ही विनम्र हैं या उनकी एक ओढ़ी हुई अदा है? सर इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं उतना उनके करीब नहीं हूँ। मेरी उनसे जो परिचय है वो पत्रकार के नाते ज्यादा रहा। ब्लॉगिंग के दौरान जरूर ऐसा होता था कि अलग अलग मुद्दों पर बात होती थी, यदा कदा उनका फोन भी आ जाता है या मैं उनको कभी भी फोन कर लेता हूं तो वो बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे बहुत यही याराना टाइप का। हाँ विनम्रता की तो यही पहचान होती है। याराना में तो विनम्रता नहीं रहती है कि एक आदमी विनम्र है, आपको हमेशा रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाकी बाकी उनकी अच्छी बात मुझे हमेशा ये लगी जो मेरे संदर्भ में कि मैंने एक मेरा व्यंग संग्रह आया था धंधे मातरम, हाँ, कबीरा बैठा डिबेट में से पहले 4-5 साल पहले। तो मैंने उनसे कहा कि आप 4-5 लाइन उसके लिए लिख दीजिए। तो उन्होंने फौरन 5-7 लाइनें लिखी और उसमें जो उन्होंने जिक्र किया कि मैं पीयूष के व्यंग फेसबुक पर और ट्विटर पर पढ़ता रहता हूं और मुझे, क्योंकि अदरवाइज वो कह सकते थे कि मैंने, तुम मुझे व्यंग भेज दो 2-3 मैं देख लेता हूं। तो वो बेसिकली आपके रचनात्मक कर्म पर उनकी थोड़ी सी नजर थी और उन्होंने उसका जिक्र किया मुझसे अलग से, तो वो अच्छा है। बहुत अच्छी तरह से आपने इस किताब में उनकी यात्रा को पकड़ा है, उनकी यात्रा को दिखाया। और लेकिन सबसे जो दिलचस्प किरदार लगा, मुझे लगा कि इस किताब से मैंने उनके पिताजी के बारे में, मैं उनके जी साथी अभिनेताओं से सुनता रहा था, लेकिन राधाकांत वाजपेयी जी के इस दिलचस्प किरदार के बारे में मैं जानता ही नहीं था कि वो खुद फिल्मों के सिर्फ शौकीन नहीं थे। एफटीआई, वो पूरा प्रसंग थोड़ा सा जो जितना सुना सकते हैं थोड़ा सुनाइए हमारे सुनने वालों को। इनके पिताजी से कैसे इनके अभिनय का सूत्र जुड़ता है? मैं खुद जब उनसे मिला राधाकांत जी से गाजियाबाद में उनकी बहन के घर, मनोज जी की बहन के घर, जी। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उनके माँ बाबूजी दोनों जितने सहज और सरल थे। वो मेरे लिए थोड़ा आश्चर्य था क्योंकि आपके दिमाग में एक भूमिका होती है कि आप एक बॉलीवुड के अभिनेता के रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हो, माँ बाबूजी से मिलने जा रहे हैं, लेकिन आप जब पहुंचते हो घर पर तो माता जी बहुत
बहुत विनम्र पिताजी, बहुत विनम्र। उन्होंने 2.5-3 घंटे मुझे किस्से सुनाए, इधर के उधर के, जो हम लोगों ने, जो मैंने पूछा। जो आपने जिक्र किया, 2-3 किस्से उनके बहुत इंटरेस्टिंग है जो किताब में है। किताब में फिर से दिखा दूं लेखक होने के नाते कि भाई मनोज वाजपेयी की। तो वो एक तो ये कि जो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट का किस्सा है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा और जानकर हैरानी होगी कि मनोज जी जो किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पिताजी किसान हैं, उनका हालांकि अभी देहांत हुआ पिछले साल। मेरी खुशनसीबी है कि मैं उनसे मिल सका और एक बेहतरीन इंसान से मिल सका, और दूसरा ये कि उनका जो इनपुट था वो किताब में आ पाया। तो वो किसान परिवार से ताल्लुक होने के बावजूद उनकी फिल्मों में भयंकर दिलचस्पी थी, और दिलचस्पी का आलम यह कि एक बार वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ऑडिशन भी देके आए थे। तो ये पूरा किस्सा तो किताब में मिलेगा। पर ये अपने आप में बड़ा हैरान, क्योंकि ये किस मेरे ख्याल से 60 या 65 1965 के आसपास की बात हो, नहीं 1965 नहीं, 60 के आसपास की बात होगी। तो उस दौर में अगर बिहार के एक छोटे से गांव का आदमी किसान परिवार से ताल्लुक पहुंच जाता है अभिनेता बनने के लिए। और उनकी बहन ने मुझे बताया कि जिस वक्त वो ऑडिशन देने वहां गए थे, वहां मनोज कुमार और धर्मेंद्र भी थे। हाँ, ये लिखा है आपने किताब में। और बल्कि मनोज कुमार से मुझे ध्यान आया कि इनके मनोज वाजपेयी के नामकरण के पीछे भी शायद मनोज कुमार की वो उनके पिताजी ने बताया, क्योंकि वो बहुत बड़े फैन थे मनोज कुमार के, तो उनके नाम पर ही उनका नाम रखा गया, मनोज जी का नाम रखा। हालांकि मनोज जी ने एक ब्लॉग पोस्ट मुझे लिखवाई थी जिसका जिक्र किताब में है कि उनको मनोज नाम पसंद नहीं है। कैसे कई इंटरव्यू में भी उन्होंने बहुत लंबा प्रसंग है कि उनको लगा कि एफिडेविट बनवाना पड़ेगा और बहुत सारा चक्कर है, तो फिर उन्होंने नाम नहीं रखा। लेकिन देखिए उस मनोज जो उनका पसंदीदा नाम था समर, वो उन्होंने अपनी फिल्म शूल में रख लिया। शूल में समर प्रताप सिंह जो है वो उनका पसंदीदा नाम था। अरे वाह। जी। आपने उनके गांव बेलवा से बहुत उनके संबंधों को लेकर भी बहुत विस्तार से लिखा है। हम लोग तो एक प्रशंसक के तौर पर देखते हैं कि हर साल वो अपने गांव, पत्नी, इस बार भी मैंने देखा कि लॉकडाउन के बाद वो अपनी पत्नी और बच्चों के बच्ची बेटी के साथ गांव गए थे। और गांव अक्सर जाते रहते हैं, अपने गांव हर साल एक बार जरूर जाते हैं। उनके इंटरव्यूज में भी पढ़ता हूँ तो एक बेलवा अपने गांव को उन्होंने ऐसा बना दिया है जैसे कोई वो एक अलग ही है। उनके शहर मोतिहारी को लोग नहीं है जानते हैं, लेकिन बेलवा को जानते हैं। आपको बेलवा जाने का मौका मिला था या आपने कैसे रिसर्च किया इतना उनके गांव को, क्योंकि बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से लिखा है। नहीं सर, मुझे बेलवा जाने का मौका नहीं मिला कोविड की वजह से। मैं जाना जरूर चाहता था, लेकिन एक तो जो उनके करीबी लोग थे उनसे मैंने बहुत डिटेल में बात की, और कोविड का लाभ मुझे ये हुआ कि उनके जितने करीबी लोग थे उन्होंने मुझे बहुत समय दिया फोन पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। तो मेरी लंबी बात हुई सारे लोगों से, क्योंकि कोविड के दौरान शायद सारे लोग घर पर थे, तो मैंने जिससे भी संपर्क साधा। और मुझे अब लगता है कि अगर कोविड नहीं होता तो ये किताब अभी नहीं आ पाती, क्योंकि मेरा पहले प्लान ये था कि मैं मुंबई जाकर सबसे मिलूंगा, जो शायद संभव नहीं था, जो शायद प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, महेश भट्ट, तो इतने सारे लोगों से मेरी बात हुई है कि उनको सबको वहां जाकर उनसे बात करना, वो मुझे लगता है मुश्किल था, प्रैक्टिकल था नहीं जो मैंने सोचा था। लेकिन फोन पर सबसे मुझे पीयूष मिश्रा, गजराज राव, ये सारे लोग, आशीष विद्यार्थी, तो ये सारे लोग वो हैं जो बहुत व्यस्त लोग हैं, और इन्होंने समय दिया मुझे। और समय भी ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट दिया, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मैंने इनसे बात सुनी, किस्से सुने, अपनी चीजों को पोस्ट किया, रिकन्फर्म किया कि ये कहीं कहानी सुनी है मैंने, ये सही है कि नहीं है। तो खैर ये तो एक अलग चीज है। तो कोविड के दौर के चक्कर में मैं बेलवा नहीं जा पाया। बेलवा की कहानियां मैंने सुनी सारे लोगों से, जो उनके बचपन के दोस्त हैं उनसे भी। इसके अलावा मैंने एक बार, चूंकि मैं पत्रकारिता में हूं, तो अपने एक स्ट्रिंगर को उनके घर भेजा उस गांव को देखने और उसके फोटो लेने के लिए, और थोड़ा सा फील लेने के लिए कि वहां का वो देख के आए। तो उसने मुझे वहां से इनपुट दिया।
अच्छा, इसमें आपने जब दिल्ली उनके आने का प्रसंग है, जब वहां से दिल्ली आते हैं ट्रेन में सवार होकर, मगध एक्सप्रेस में सवार होकर और आए थे पटना से, उन्होंने मगध एक्सप्रेस पकड़ा होगा, तो आपने उनके एक दोस्त रविंद्र का जिक्र किया है, रविंद्र के साथ वो रहते थे। जी रविंद्र जी से कभी, मतलब उनके, रविंद्र जी से कभी आपने जी, बातचीत की बात है थी? वो उनके हवाले से ही है सारे कोट किताब में, अच्छा, रविंद्र से भी। जी 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 रविंद्र जी जी से, क्योंकि मेरी दिलचस्पी रविंद्र जी में इसलिए है क्योंकि एक प्रसंग मैं आप सुना देता हूँ, मनोज वाजपेयी की बात चल रही है, तो एक जी अमिताभ कुमार, एक बहुत अंग्रेजी के बड़े अच्छे लेखक हैं और अमेरिका में रहते हैं, पढ़ाते हैं, जी। और उनका पहला उपन्यास है, उस उपन्यास का नाम है होम प्रोडक्ट। मनोज होम वाजपेयी बढ़िया। प्रोडक्ट, होम प्रोडक्ट में रवि मनोज किरदार है, मतलब मनोज के नाम से नहीं है, लेकिन जो मनोज वाजपेयी को जानते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हीरो मनोज ही है। उसमें जी रविंद्र का जिक्र आता है, और रविंद्र के बड़े भाई जो अमिताभ कुमार, रविंद्र के फुफेरे भाई, रविंद्र उनकी बुआ के लड़के थे। जी मेरे ख्याल से आपने जो अपने भैया का मुखर्जी नगर में भैया के यहाँ रहने का जिक्र किया है, वो पूरा प्रसंग वही अमिताभ है। कुमार की किताब में भी आया है, तो मैंने तुरंत लोकेट किया कि अच्छा, ये सचमुच में रविंद्र ही थे और सचमुच में अमिताभ कुमार के शायद भाई ही रहे होंगे। तो ये सब लोग, ये वो प्रसंग आपने, रविंद्र जी से मेरी लंबी बात हुई, 2-3 बार बात हुई, क्योंकि मतलब स्कूल के दिनों के साथी थे वो, उनके साथ दिल्ली आए थे। तो फर्स्ट राउंड में बात हुई तो मैंने पूछा वो ट्रेन वाला किस्सा, वो ट्रेन वाले किस्से को लेकर मेरी दिलचस्पी बहुत थी, क्योंकि ट्रेन से दिल्ली आने का जो किस्सा है वो मनोज जी ने जो बताया है, रविंद्र जी ने उसका अलग वर्जन बताया है। और अच्छा। वो जीना इसी का नाम में भी अलग बताया था, मतलब मनोज वाजपेयी के सामने ही रविंद्र चौधरी ने कुछ और किस्सा सुनाया, जबकि मनोज जी अपने इंटरव्यू में दूसरा किस्सा सुनाते हैं। तो मेरी बड़ी दिलचस्पी थी कि ऐसा, मतलब दो आदमी एक ही किस्से को अलग क्यों सुना रहे हैं। और जो मैंने लाइन लिखी भी है कि इस एक किस्से से मनोज वाजपेयी का संघर्ष कम या बड़ा नहीं होता, लेकिन क्या है कहानी। तो वो कहानी की परत खोलने की कोशिश की है मैंने कि वो किस्सा क्या है। हालांकि मजे की बात यह कि मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद, वो इस किताब के पढ़ने बाद वो दिलचस्प बातें रहने दीजिए, क्योंकि वो लोग पाठक जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि आखिर वो क्या किस्सा था जिसके लेके इतने सारे किस्से, अलग अलग जी वर्जन आए। जी 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 और जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जैसे एक दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि हम लोग, मैं जब 1988 1989 में जब मैं पढ़ने आया था, तो मैं उसी कैंपस में पढ़ने आया था, और रामजस कॉलेज में मनोज वाजपेयी पढ़े थे, मैं उसके बगल के कॉलेज, हिंदू कॉलेज में पढ़ने आया था, जहाँ मनोज वाजपेयी के बहुत सारे थिएटर के दोस्त हमारे सीनियर होते थे, आशीष विद्यार्थी जैसे लोग और विशाल भारद्वाज जैसे लोग, और बाद में इम्तियाज अली भी एक्ट वन से जुड़े थे। लेकिन जो बात मुझे बड़ा इसमें एक और नई मेरी जानकारी में इजाफा हुआ, और मैं ये सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मनोज वाजपेयी मुझे वैचारिक उस तरह से कभी वैचारिक रूप से मुखर नहीं दिखते जैसे नसीरुद्दीन शाह या इरफान जैसे लोग अभिनेता दिखते थे। वो निशान थिएटर ग्रुप जो शमसुल इस्लाम का था, जी। उस थिएटर ग्रुप से जुड़े रहे, और उन्होंने उनको अपना पहला गुरु माना है, आपने इस किताब में बिल्कुल लिखा है। वाकई बिल्कुल। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि निशान थिएटर ग्रुप के अनुभवों के बारे में उन्होंने क्या कहा, नहीं बिल्कुल, जो क्योंकि वो किताब में मैंने लिखा, मतलब पूरी तरह से, निशान। जी बिल्कुल, वो जो शमसुल सर के इसमें सारे कोट हैं जो उन्होंने पूरा बताया विस्तार से। और मनोज जी ने भी अपने ब्लॉग पर कभी जिक्र किया मेरे साथ बातचीत में, या एक आध उन्होंने आर्टिकल लिखा, उसमें भी इसका जिक्र है। तो वो यही है कि दिल्ली आते ही उनको अभिनय की पहली पाठशाला निशान थिएटर ग्रुप के रूप में ही मिली, जहां उन्होंने जो नुक्कड़ नाटक होते हैं उसको समझा, उसकी बारीकियां समझी, और जो लिटरेचर से आपका वास्ता होना चाहिए एक थिएटर कर्मी के रूप में, एक नाट्य कर्मी के रूप में, वो समझ शमसुल इस्लाम साहब ने उनको दी कि भाई साहित्य क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह का साहित्य पढ़ना चाहिए। आप एक्टिंग का मतलब सिर्फ किसी किरदार को एक्ट कर देना नहीं है, उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, मानसिक रूप से आपको उसको समझना पड़ता है, तो वो किस तरह से उस किरदार की जटिलताएं पकड़ी जाती हैं। तो कई सारे किस्से शमसुल इस्लाम साहब ने बताए। विनोद अग्निहोत्री जो 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 बड़े पत्रकार हैं वो उनके साथी थे, तो निशान वो थिएटर। जी जी, तो उन्होंने किस्से सुनाए कि किस तरह से हम लोग जाते थे, नुक्कड़ नाटक किया करते थे अलग अलग जगह। और मनोज जी की जो संघर्ष यात्रा है उसको जब पढ़ते हैं तो कई सारे किरदार अनायास बीच में आते हैं, जैसे सफदर हाशमी।
सफदर हाशमी साहब, चूंकि मैं जिस दौर में दिल्ली में आया 95-96 में और कॉलेज शुरू किया, फिर 2001 में तो सक्रिय पत्रकारिता में आया, सफदर हाशमी को हम लोग देख नहीं पाए। मतलब हम वो बीच के दौर में थे जहां हम सुन बहुत रखा था, लेकिन कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा। और ये सारे लोग जो थे, ये आप लोग चूंकि उस दौर में थे जहां आप लोगों ने उनके नाटक देखे हैं या नुक्कड़ नाटक या उनको सुना है, तो मनोज जी का सफदर हाशमी से एक निकट का वास्ता मैंने उसमें लिखा भी है, जो छऊ नृत्य। हाँ, वो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरे जिंदगी की जो पहली बार दिल्ली में आने पर किसी जुलूस में, किसी विरोध प्रदर्शन में मैंने हिस्सा लिया था, तो मुझे याद है वो 1 जनवरी 1989 को सफदर हाशमी की हत्या हुई थी गाजियाबाद में। और उसके बाद बड़ा लंबा प्रदर्शन, दिल्ली में बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे। मैंने बहुत सारे प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था जहां ये सारे थिएटर के अभिनेता, एक्ट 1 के और बाकी अभिनेता भी हिस्सा लेते थे, तो इन सबको मैंने देखा था। तो ये मुझे पढ़ के बड़ा आश्चर्य हुआ कि अच्छा, वैचारिक रूप से, क्योंकि सफदर हाशमी तो जननाट्य मंच चलाते थे, वो सीपीएम बिल्कुल पार्टी के, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि मैं एक तरह से आपकी किताब को पढ़ते हुए मैं अपने उन यादों को भी जी रहा था जो थिएटर के अभिनेता के रूप में जब मनोज वाजपेयी ने नेटुआ किया था। आपने नेटुआ, मैं इस चीज को बड़ी मेरी उत्सुकता थी कि नेटुआ, क्योंकि मनोज वाजपेयी के जो पूरे अभिनेता होने का जो पहला जो जलवा लोगों ने दिल्ली में देखा था, वो नेटुआ नाटक से देखा था। नेटुआ नाटक, उस उनके अभिनय के बाद कोई उस नाटक को कर नहीं पाया, कोई और अभिनेता वैसा अभिनय कर नहीं सकता था। तो मैंने देखा कि नेटुआ पे काफी रिसर्च किया, और उसके बाद अचानक से दिल्ली थिएटर में आशीष विद्यार्थी और पीयूष मिश्रा जैसे बड़े अभिनेताओं के बीच में मनोज वाजपेयी का एक बड़ा नाम उभरा था। मैं अब आपसे बातचीत हो रही है आपके किताब के बहाने, तो मुझे याद आया कि मैंने उसमें एक, मतलब मैं आप मुझसे ईर्ष्या कर सकते हैं कि मैंने नेटुआ को देखा था, मनोज वाजपेयी को नेटुआ बनते हुए देखा था, क्योंकि उस दौर में मैं दिल्ली में था। और मुझे उसके संवाद याद थे। एक संवाद तो उसमें ऐसा था जिसको मैंने अपनी किताब कोठा गोई में इस्तेमाल भी किया, और बड़े मजे की बात है कि उस टीम के लोग उसको नहीं याद कर पाए कि वहां से मैंने उठाया है। वो ये था जो मनोज वाजपेयी, जिन बाबू ने दिया रुपया वो है मेरे दिल के अंदर, मैं हूं उनकी हेमा मालिनी, वो मेरे धर्मेंद्र। ये ये डायलॉग बेसिकली मनोज वाजपेयी ने नेटुआ में बोला था, जिसको मैंने कोठा गोई में इस्तेमाल किया, बिना संदर्भ के इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे लगा कि कोई ना कोई मेरे मित्रों में ही कोई पकड़ के ये कहेगा तो मुझे मजा आएगा। लेकिन संयोग से किसी ने भी नहीं समझा कि ये लोगों की स्मृति बहुत क्षीण होती जाती है। तो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने सही कहा सर, कि मुझे ईर्ष्या है कि आपने नेटुआ देखा था। नेटुआ के बारे में जब बातचीत हुई थी, आपने लिखा भी है, थोड़ा उसके बारे में कुछ प्रसंग बताइए, किस तरह से मनोज जी और बाकी लोगों ने उसके बारे में बात की आपसे। सर, जो एक्ट 1 के सारे सदस्य थे, सबके लिए पहला पॉइंट ही नेटुआ है, क्योंकि एक्ट 1 की स्थापना हुई और उसी नाटक से हुई। एक्ट 1 की स्थापना ही नेटुआ के लिए हुई और नेटुआ ही उसका पहला नाटक बना। और नेटुआ की जिस तरह से रिहर्सल हुई, जिस तरह से मनोज जी ने उसके लिए मेहनत की, और उसके प्रसंग जो लोगों ने सुनाए वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। कि एक हमारे मित्र हैं पुष्कर सिन्हा, जिन्होंने म्यूजिक दिया था, वो सहारा में हमारे साथ भी थे थोड़े दिन, पत्रकार है वो। हाँ, तो वो म्यूजिक उन्होंने दिया। मुझे नहीं मालूम था, मैं पुष्कर जी को बहुत सालों से जानता हूँ, क्योंकि सहारा में मेरे साथ थे वो, मेरी टीम में ही थे। लेकिन वो नेटुआ की टीम में थे, ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। तो उन्होंने कुछ किस्से सुनाए कि किस तरह से मनोज जी रिहर्सल के लिए आते थे, किस तरह से म्यूजिक, चूंकि वो नाटक लौंडा नाच पर था जो लोक शैली है, तो उसके लिए उन्होंने कैसे अपने शरीर को लचीला बनाने पर काम किया, कितनी मेहनत की उस पर। और जो मेहनत थी, उसके अलावा जो नेटुआ के दौरान के प्रसंग है, आपको एक किस्सा उसमें, वर्षा अग्निहोत्री जो उस नेटुआ की अभिनेत्री थी, उन्होंने जो मुझे सुनाया है, वो मैं छोटा सा, कि लास्ट सीन है शायद नेटुआ में, जहां पर मनोज जी वर्षा जी को अपनी बाहों में लेकर लास्ट डायलॉग कुछ बोल रहे हैं, और अचानक सेट धड़ाम से गिर जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर सेट धड़ाम से गिर जाएगा तो किसी भी अभिनेता अभिनेत्री के लिए वो परेशान करने वाली स्थिति होगी, असहज करने वाली स्थिति होगी कि अब वो क्या करे, क्योंकि रीटेक की गुंजाइश तो है नहीं, लाइव ऑडियंस आपको देख रही है। लेकिन वर्षा जी ने बताया कि मनोज ने मुझे अपनी बाहों में भर रखा था और अचानक बोलने लगा कि तो क्या हुआ मालिक, अगर मेरा घर गिर गया तो।
मतलब उन्होंने उस इम्प्रोवाइज किया उन्होंने उस प्रसंग जो था, एग्जैक्टली। तो आप यही जो मंजा हुआ एक्टर है, जिसके पास अनुभव है, जो जानता है अपना काम, वही कर सकता है। अदरवाइज कोई भी नया एक्टर घबरा जाएगा कि सेट ही गिर गया तो मैं क्या करूं। ऐसा एक प्रसंग उसका बहुत फेमस है, जब बिजली चली गई थी एक मंचन के दौरान, जिसको कई लोगों ने जिक्र किया कि अचानक बिजली चली गई, लोग बैठे हुए थे, गजराज राव चढ़ गए स्टेज पर, अनुभव सिन्हा चढ़ गए, उन्होंने कहा तो क्या हुआ, बिजली चली गई, और उसको जोड़ दिया उन्होंने उस नाटक से, सीन से, और फिर लेकिन नाटक चलता रहा, मोमबत्ती की रोशनी में नाटक चलता रहा। तो नेटुआ के बारे में मैंने देखा नहीं है, लेकिन नेटुआ के बारे में जिसने भी बताया, उसने ये कहा कि उस दौर में और शायद उसके बाद के दौर में कई सालों तक उससे शानदार प्ले, उससे शानदार नाटक दिल्ली के रंगमंच इतिहास पर नहीं हुआ। सही बात है। हेमलेट जो किया था, जिसका जिक्र इसमें मनोज वाजपेयी ने खुद भी किया है, पीयूष मिश्रा, उसके बाद एक बड़ा वो अपने का जो वो था, वो एक तरह से नेटुआ ही था, जिसके बाद हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, चारों तरफ इसकी चर्चा हो। उस समय थिएटर का जमाना था, लोग थिएटर में आते थे। आप सोचिए कि एक एक्ट वन थिएटर ग्रुप, इतना बड़ा थिएटर ग्रुप था, जिसका जब नाटक जब शहर हमारा सोता है नाटक हो रहा था, तो उसमें एक साथ मनोज वाजपेयी, आशीष विद्यार्थी, गजराज राव जैसे अभिनेताओं को, पीयूष मिश्रा तो खैर उनके गानों से ही वो नाटक इतना बड़ा बना था। ये चार अभिनेता बाद में बहुत बड़े अभिनेता माने गए फिल्मों में भी जाकर। इन चारों को एक साथ मंच पर, और श्री राम थिएटर के बेसमेंट में भी मैंने एक शो देखा था जिसमें ये चारों अभिनेता एक साथ काम कर रहे थे। जब शहर हमारा सोता है को किस तरह से याद किया था, मनोज जी ने थोड़ा इसमें बोला है थोड़ा। नहीं, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि जब शहर हमारा सोता है में तो शायद मनोज जी को चोट लग गई थी। हाँ, बाद के उसमें नहीं थे, जब शहर हमारा सोता है में नहीं थे वहाँ। हाँ, वो उनको चोट लग गई थी, तो उसमें फिर उनकी भूमिका गजराज उनकी जगह गजराज आए। जी 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 जी। तो वो उसके बाद कुछ दौर तक वो लगातार मतलब जूझते रहे अपनी शारीरिक उससे कि जो उनकी रीड थी। तो अब ये है कि अब बातचीत हो रही, तो आपने लिखा है उससे ऑथेंटिक तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन ये जो दिल्ली में उस समय जो दिल्ली थिएटर सर्किल में और जो चर्चा थी, वो चर्चा ये थी कि जब शहर हमारा सोता है के बीच में झगड़ा हो गया था मनोज वाजपेयी का थिएटर ग्रुप से, और मनोज वाजपेयी उसके बाद एक्ट वन से हमेशा के लिए अलग हो गए। उसके बाद ने कोई नाटक नहीं किया एक्ट वन के लिए, और बाद में उसी दौर में वो पहली बार मुंबई गए थे। ये सब किस्से हैं जिसको मैं प्रमाणित नहीं कर सकता, लेकिन अब किस्सों से आपने ऑथेंटिक किताब बनाई है, तो कुछ ऐसे किस्से भी मतलब इस तरह का जिक्र कहीं आया नहीं किसी भी तरह पर, क्योंकि हुआ यही है पूरी किताब को जब आप जीवन यात्रा को पकड़ रहे हैं और दूर से, क्योंकि मैं जैसे आपको बहुत सारी चीजों का आइडिया है, क्योंकि आप उस दौर में थिएटर भी देख रहे थे, आप दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। मैं तो प्रशंसक के नाते जुड़ा पहले, उसके बाद रिसर्च शुरू की, तो कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए फिर उसको जोड़ने का जो आनंद आता है, आप किसी एक छिपी हुई बात को जब आप उसका पूरा राज जान लेते हो, तो आपको जो आनंद आता है, मैं उस आनंद को जी रहा था कि जैसे उस समय देखिए किस्सा ये था, हालांकि ये बात सही है कि जब शहर हमारा सोता है के नाटक से और उसके बाद एक्ट वन के लिए उन्होंने नाटक नहीं किया, ये एक तथ्य है। लेकिन जो किस्से और थे वो ये था कि पीयूष मिश्रा से उनका ईगो क्लैश हो गया था। पीयूष मिश्रा थिएटर में बहुत वाइब्रेंट लगते थे, उतना वाइब्रेंट कोई एक्टर दिल्ली थिएटर में मुझे कभी नहीं लगा। एकदम लगता था कि जैसे उसके सामने आप किसी को देख ही नहीं सकते थे। वो फिल्मों में तो बहुत बौने कैरेक्टर लगते हैं, मतलब वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा ये किस्सा था कि पीयूष मिश्रा से उनकी पर्सनैलिटी क्लैश करती थी, लेकिन मैंने देखा कि पीयूष मिश्रा ने बहुत प्यार से उनको इस किताब में, आपकी किताब में याद किया। आपने खुद भी कहा कि पीयूष मिश्रा ने काफी उनको, थोड़ा बताइए कि किस तरह से उन्होंने याद किया इनको इनके बारे में। पीयूष जी ने तो बहुत मतलब हेल्प भी की मेरी, और कई सारे प्रसंग जो एक्ट वन के थे उनको रिकॉल किया, वो किस्से मैंने पुष्ट किए उनसे कि भाई ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। होली का किस्सा, जो होली उन्होंने लिखा था नाटक, तो उसकी बात फिर उन्होंने मतलब खुद माना कि मनोज ने मेहनत की उस दौर में, कि किस तरह से मेहनत उस दौर में मनोज वाजपेयी ने की एक्ट वन के दौरान,
वो सारी चीजें उन्होंने बताई। और उसके बाद पीयूष जी ने ये भी कहा कि अब वो हमसे बहुत मतलब अलीगढ़ देखने के बाद लगा कि बहुत आगे निकल गया है। तो मतलब जो रेंज है मनोज वाजपेयी की, अभिनेता के रूप में जो उनका ग्रोथ है, हाँ, तो आप भी वो पूरा देख रहे, एक प्रशंसक के रूप में ही सही, आपने सत्या से उनके प्रशंसक हुए, आप भी तो उनके एक्टिंग के ग्रोथ को देखते होंगे, तो आपको क्या लगता है? आपने तो उनको अभिनय का स्कूल कहा है अपनी किताब में, जी जी बतौर जी जी। अभिनेता आपका अपना आकलन क्या है उनके बारे में? नहीं, मेरा निश्चित तौर पे यही मानना है कि वो अब एक्टिंग के स्कूल के तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि सत्या और शूल तो उनकी प्रारंभिक दौर की फिल्में थी जहां पर एक एग्रेसिव, जिसको हम एंग्री यंग मैन वाला जो रोल था, जिसको हमने अमिताभ बच्चन के रूप में पहले देखा है, उसको जिया। चूंकि उसमें मनोज जी के अपने अनुभव, उन्होंने उस किरदार को जिस तरह से डाला, उस किरदार में बहुत वैरायटी थी, मतलब रंग थे। अगर जंजीर का अमिताभ बच्चन का रंग एक ही था, जो एंग्री यंग मैन था, तो भीकू मात्रे के किरदार में कई रंग थे। और वो रंग आप जब डांस देखते हैं मनोज वाजपेयी का सपने में सपने में मिलती, मिलती तो आप एकदम अलग ही तरह से आप देखते हो कि यार ये क्या है, ये कैसा डांस एक्टर कर रहा है। तो वाकई सत्या और उतना। शूल, हाँ, जी सत्या जी और शूल हाँ। उस तरह की फिल्में थी। शूल का आखिरी दृश्य कौन भूल सकता है, जब विधानसभा में वो बोल रहे हैं। लेकिन अलीगढ़ देखने के बाद, अलीगढ़ मैंने सच बताऊं तो मैंने देखी नहीं थी फिल्म, वो मैंने बायोग्राफी जब पे काम शुरू किया तब सारी फिल्में देखनी थी मुझे, इसलिए देखी। अदरवाइज मेरा अलीगढ़ देखने का कोई मन नहीं था। उसके सब्जेक्ट को लेकर मेरा यह था कि वो मतलब बोरिंग, मेरा उसमें आप कह रहे दिलचस्पी थे नहीं। मैं भी देख लूँ, अलीगढ़ मैंने अभी तक देखी नहीं है। नहीं तो अब बिल्कुल देखनी चाहिए। मतलब अलीगढ़ एक तो जिस तरह की संवेदनशील फिल्म है समलैंगिकता पर, जिस तरह की संवेदनशील फिल्म है, उतनी मुझे कोई याद नहीं आती ऐसी कोई फिल्म है बॉलीवुड में। दूसरी बात यह कि मनोज जी ने जिस तरह का अभिनय किया है, और कुछ जगहों पर जिस तरह के एक्सप्रेशन है, जो मैंने लाइन लिखी है कि वो अभिनय से बाहर की चीज है, वो शायद मतलब क्या है, मैं उसको, क्योंकि मैं एक्टिंग की शब्दावली नहीं जानता हूं, वो क्या है मैं उसको परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन वो कुछ अलग है जो मनोज जी ने निभाया। एक्टिंग वाइज तो गली गुलियां, भोसले, पिंजर, बहुत सारी फिल्में हैं। मतलब एक एक्टर की लाइफ में 2 या 3 फिल्में ही होती हैं जिसमें एक्टिंग के लिए उसे याद किया जाता है, लेकिन मनोज जी के पास कम से कम 7-8 फिल्में ऐसी हैं जो अभिनय के मानदंडों पर बहुत ऊपर है। एक और फिल्म है जो मुझे बड़ी पसंद है, आपने वो फिल्म देखी ही होगी, दिल पर मत ले यार, हंसल मेहता बिल्कुल, की फिल्म। उसका अच्छा, तो उस फिल्म उस फिल्म को मैं इसलिए भी याद कर रहा हूँ कि ये जो दिव्या वाला, जो उनकी पहली प्रेमिका वाला जो प्रसंग है, ये इस तरह का एक प्रसंग उसमें भी आता है कि एक लड़की को जिस तरह से प्रपोज करता है कि बिहारी, वो मुझे लगा कि उनके जीवन का ही प्रसंग होगा। और उस और प्रसंग दिल को मैंने तोड़ती है वो। होम प्रोडक्ट में भी उस तरह का एक प्रसंग मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये उनके जीवन का बहुत गहरा प्रसंग रहा होगा, जिसको वो हाँ, उस फिल्म में दिख रहा है, दिल पर मैंने तो मत ले उसमें यार। लिखा है कि दिल पे मत ले यार का नाम, जब जो अध्याय का नाम दिया है कि दिल पे ले लिया यार। क्योंकि वो फिल्म ऐसी है जो मैंने नोट किया कई सारे लोगों से बातचीत के आधार पर, कि मनोज जी के बहुत सारे संबंध उस फिल्म के दौरान बिगड़े। और अच्छा। हाँ, बहुत सारे संबंध, मतभेद हुए, मनभेद हुए, तो वो बहुत सारे लोगों से उस फिल्म के दौरान संबंध बिगड़े। तो मैंने उस फिल्म का नाम ही फिर इस सेंस में लिखा कि दिल पे ले लिया यार। कहना आसान है कि दिल पे मत ले यार, लेकिन करना वास्तव में मुश्किल है। तो वो मतलब मुझे लगता है दिलचस्प अध्याय है पाठकों के नजरिए से। हाँ, बहुत दिलचस्प अध्याय है, और मुझे वो फिल्म इसलिए बहुत दिलचस्प लगती है कि उनके व्यक्तित्व का जो ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा, बिहार से दिल्ली आना, और कल्चरल शॉक एक लगता है कि आप कैंपस के कॉलेज में एक अलग ही दुनिया देखते हैं। वो बिल्कुल। जो व्यक्तित्व में आएगा, वो सबसे करीबी से करीब, सबसे नजदीकी से जिस फिल्म में मुझे लगता है आया है, वो हाँ, शायद वही शुरुआती दौर फिल्म में है, निश्चित तौर पर, बिल्कुल बिल्कुल। दिल वो पर मत ले मतलब यार। कुछ कहानी उसी तरह से चलती है कि छोटी जगह से आया आदमी शहर में पहुंचता है किस। प्यारी बिल्कुल प्यारी है उसमें तो एकदम। बिल्कुल बीच बीच बिल्कुल। में हम सवाल भी लेते रहते हैं। एक सवाल देखिए, ये तो मैं भी पूछने वाला था, लेकिन हितेंद्र पटेल हैं, लेखक इतिहासकार हैं हमारे, जी इन्होंने स्वाभिमान, इन्होंने लिखा है कि स्वाभिमान सीरियल में मैंने उनको नोटिस किया था पहली बार। इस पुस्तक में स्वाभिमान का कोई प्रसंग है क्या? ये इस पल्लवी पुस्तक, प्रसाद भी एक लेखिका है, वो भी, उन्होंने भी इसी से सवाल, मतलब
ये सब मिला के ये बात ये है कि इन लोगों का कहना ये है कि ये मेरे दौर के, मुझसे थोड़ा और पहले के होंगे, कि पहली बार मनोज वाजपेयी को बतौर अभिनेता स्वाभिमान से ही लोगों ने पहचाना। निश्चित तौर पे मतलब मैंने, हालांकि मुझे स्वाभिमान की बहुत ज्यादा याद नहीं थी क्योंकि हम लोग जहाँ रहते थे कस्बे में, वहां दूरदर्शन भी नहीं आता था। तो मैंने स्वाभिमान के कुछ एपिसोड देखे हैं और जो मुझे बहुत ज्यादा याद नहीं थे, लेकिन स्वाभिमान का प्रसंग बहुत बार आया और इस पुस्तक में स्वाभिमान पर पूरा एक चैप्टर है कि स्वाभिमान ने कैसे उनके करियर की दशा और दिशा बदली। जिसका एक दिलचस्प किस्सा यही है कि स्वाभिमान के ऑडिशन के लिए जब मनोज जी गए तो स्वाभिमान उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि जितने पैसे उनको ऑफर हुए उनको लगा कि ये मेरी बेइज्जती है, इतने कम पैसे में मैं काम नहीं करूंगा। लेकिन उनके साथ उनके एक बहुत करीबी दोस्त हैं अशोक पुरंग जी, जो आजकल नोएडा में ही रहते हैं, मतलब मुंबई और नोएडा। तो मेरी उनसे काफी बार बात हुई और बहुत ही नेक आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। तो अशोक जी ने बताया कि कैसे जैसे ही मनोज मना करके बाहर निकला स्टूडियो से, मतलब ऑडिशन अंदर से, और मनोज ने कहा कि हाँ ऑडिशन से, और मनोज ने कहा कि यार मैं नहीं कर रहा हूं ये मतलब इतने कम पैसों में। तो अशोक पुरंग भागकर अंदर गए कि रुको यार, अभी ये क्लोज मत करना, मैं भी आधे घंटे में बताता हूँ। तो अशोक पुरंग ने मनोज जी को कन्विंस किया कि बॉस, मुंबई शहर में रहने के लिए पैसे की जरूरत है और ये काम करना चाहिए। जब उनको एक घंटा समझाया तब मनोज जी को लगा कि हाँ करना चाहिए, और फिर मनोज जी ने वो स्वाभिमान सीरियल किया। और चूंकि एक्टर में दम है तो वो 10-12 एपिसोड के बाद ही दिखाई दे गया कि मनोज वाजपेयी, जिनको सिर्फ 10-12 एपिसोड के लिए लिया गया था, महेश भट्ट ने जब उनको देखा किसी एक एपिसोड में जिसमें वो नशे में धुत वकील की भूमिका में, तो उस एक किसी सीन में नशे में धुत रोल कर रहे थे, तो वो देख के महेश भट्ट ने कहा कि यार ये क्या शानदार एक्टर है। और उसके बाद उनका रोल कई सारे एपिसोड तक चलता रहा, उनका मेहनताना भी बढ़ गया। महेश भट्ट को भी उन्होंने बहुत आदर के साथ याद किया अपने आपके हवाले से इस किताब में। और महेश भट्ट के बारे में वो किस तरह से उनको देखते थे? नहीं, महेश भट्ट में उनको वही है कि जब ये सारे लोग जीनियस लोग हैं, मतलब मैंने 2 जगह महेश भट्ट का जिक्र अलग तरह से किया है, राम गोपाल वर्मा और महेश भट्ट। मैंने उसमें एक जगह लिखा है कि बड़े डायरेक्टर सिर्फ इसलिए बड़े नहीं होते क्योंकि वो उन्होंने कुछ बड़ी फिल्में बनाई हैं, वो इसलिए भी बड़े होते हैं कि वो प्रतिभा को पहचानना जानते हैं। तो राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह से दौड़ में पहला रोल दिया और उसके बाद सत्या में मुख्य भूमिका, मतलब सत्या में भीकू मात्रे की भूमिका दी, रोल दिया। हाँ, तो ये राम गोपाल वर्मा का जीनियस है जो मनोज वाजपेयी के अंदर की प्रतिभा को समझ पाया। और वही महेश भट्ट ने तमन्ना में जो रोल मिला, भले ही मेन रोल ना हो, लेकिन तमन्ना में बहुत शानदार रोल था मनोज वाजपेयी का। और स्वाभिमान में समझ लिया, मतलब पहले तो स्वाभिमान आया था सीरियल, स्वाभिमान में समझ लिया कि इस आदमी में पोटेंशियल कितना है। और फिर उनके वो, चूंकि महेश भट्ट का रुझान खुद आध्यात्मिक बातों में, दर्शन में, कृष्णमूर्ति के रहे, ओशो के भक्त रहे, तो उनकी समझ का दायरा कुछ अलग तरह का है। तो वो जब आप बात करते हो तो आपके भीतर कुछ नई चीजें खुलती हैं, नई जानकारियां आपको मिलती हैं। तो मनोज जी का रोल कुछ गाइड का भी शुरुआती दौर में रहा है। और एक प्रसंग का तो मैंने जिक्र किया ही है कि किस तरह से जो किस्सा है कि किस तरह से उनको आर्थिक रूप से मदद। जी बहन की शादी करनी थी, और बहुत अच्छा मैं बड़ा भावुक हुआ कि अच्छा ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे आमतौर पर माना जाता है कि फिल्म निर्माता निर्देशक बड़े निर्दयी किस्म के होते हैं, लेकिन उन्होंने और उस वक्त उनकी बहन ने मुझे बताया कि वो दौर बहुत ही मुश्किल भरा था परिवार के लिए, क्योंकि एक साथ परिवार में 2 शादियां थी, उनके पिता की तबीयत बहुत खराब थी। और उनकी छोटी बहन ने कहा कि हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब पिताजी को कैसे बचाएंगे, इस लेवल पर बात चल रही थी। तो उस दौर में वो 50,000 रुपए या 45,000 रुपए जो थे, वो कितनी बड़ी रकम थी और उसका महत्व क्या है, ये हम समझ सकते हैं। वाकई बहुत। और ये राम गोपाल वर्मा और सत्या की बात हो रही थी, आपने लिखा है कि उस सत्या का रोल उनको मिलने वाला था, भीकू महात्रे का रोल नहीं मिलने वाला था।
और इसका सूत्र जो है वो जुड़ता है फिल्म बैंडिट क्वीन से। वो बड़ा दिलचस्प किस्सा मुझे लगा कि बैंडिट क्वीन में मान सिंह के रोल में देखा था और वो तब से ढूंढ रहे थे कि मान सिंह कौन बना था, और वो ये पहचान नहीं समझ पता चल पा रहा था उनको कि मान सिंह की भूमिका मनोज वाजपेयी ने की थी, क्योंकि मनोज वाजपेयी इतने बड़े अभिनेता नहीं थे कि उनको कोई बहुत आसानी से उस समय पहचान पाता। नहीं, बड़े अभिनेता भी नहीं थे, वो दौर इंटरनेट का था नहीं, वेबसाइट्स थी नहीं, ब्लॉग थे नहीं, ट्विटर फेसबुक था नहीं कि आप आज तो हम लोग सर्च बहुत इजीली कर लेते हैं। तो आप अगर निकल गया, बहुत छोटा रोल था, तो जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर भी उस दौर में होते नहीं थे। एक आध दो ही कास्टिंग डायरेक्टर थे बड़े, जो जिनके पास बड़ा डेटाबेस शायद रहता होगा। तो मनोज जी का भी कहना यही था कि वो कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे, और जो बाकी लोग भी बताते हैं वो यही है कि मतलब आपको खुद संपर्क रखना पड़ता था डायरेक्टर्स के साथ या उनके असिस्टेंट्स के साथ। डायरेक्टर्स तो क्या संपर्क रखेंगे, असिस्टेंट्स के साथ, और वो असिस्टेंट आपको काम दिलाते थे। बिल्कुल। तो इनको फिर बहुत बाद में सत्या के समय में अचानक राम गोपाल वर्मा को ये पता चला कि भाई मैंने, जब इन्होंने बताया कि मैंने मान सिंह का रोल किया था बैंडिट क्वीन में, और अचानक टाइम जब दौड़ का ऑडिशन देने गए, उनके मनोज जी के परिचित ने, कनन अय्यर ने, जिन्होंने एक थी डायन लिखी थी, उन्होंने जब कहा कि भाई आप ऑडिशन देने आ जाओ इसका दौड़ का, 35,000 रुपए मिलेंगे। तो 35,000 रुपए भी, तो वो लालच 35,000 रुपए का ज्यादा था शायद उस वक्त। और उस ऑडिशन के लिए इरफान भी पहुंचे थे। आपने लिखा है अपनी किताब। जी। तो वो उस ऑडिशन के दौरान जो संवाद हुआ, वो संवाद ये था कि अच्छा कौन सा रोल किया है, तो बताया कि भाई बैंडिट क्वीन में मान सिंह का रोल किया है। जी, बैंडिट क्वीन का एक बड़ा दिलचस्प प्रसंग आपने लिखा है निर्मल पांडे का कि वो विक्रम मल्लाह का रोल करना चाहते थे, जो निर्मल पांडे को मिला। निर्मल पांडे के बारे में इस किताब में आपने लिखा है कि वो उनसे लोग सम्मोहित हो जाते थे, उनकी सुंदरता से। वो शेखर कपूर के हवाले से, शेखर कपूर ने एक जगह बहुत अच्छा प्रसंग लिखा है कि मतलब बैंडिट क्वीन के दौरान निर्मल पांडे से लोग इतना सम्मोहित हो जाते थे कि एक कोई जो चैनल 4 की लड़की थी, वो मतलब दीवानी हो गई थी। और निर्मल पांडे वास्तव में बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे, मतलब इसमें तो कहीं, हाँ, बहुत अच्छे अभिनेता थे। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रसंगों से भी आपकी किताब बहुत दिलचस्प बन पड़ी है, और बातचीत हम आगे बढ़ाते हैं। मैंने उनको, मनोज वाजपेयी को टीवी पे, खैर मैं तो थिएटर से जानता अनुरंजन जी कह रहे हैं, अनुरंजन जी ने भी इस किताब में इनपुट दिया है। अनुरंजन जी का मैं मैसेज देख रहा हूँ उसमें। हाँ, मनोरंजन जी अभी देर से जुड़े हैं और उन्होंने आते ही कहा है, और मनोरंजन जी भी उनसे जुड़े रहे होंगे उस दौर में। जी नहीं, अनुरंजन जी का बहुत लंबा वास्ता रहा है मनोज जी से, तो उनसे भी बात हुई है किताब के सिलसिले में, उन्होंने भी कुछ प्रसंग सुनाए। मेरी दिक्कत इस किताब के दौरान ये रही कि मेरी बात बहुत लोगों से बहुत लंबी लंबी हुई, और किताब की जो सीमा थी, वो मुझे शुरू में जो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किया था, तो ये था कि 50,000 वर्ड लिखने हैं। और मुझे आइडिया नहीं था, मतलब उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था तो मुझे आइडिया नहीं था कि 50,000 वर्ड मतलब कितनी कैसी किताब बनेगी। हाँ, तो जब लिखने बैठा तो वो 60,000 वर्ड हो गए। फिर मैंने सुशांत जी से बोला कि भाई ये कम से कम 60,000 तो होंगे, मेरे पास किस्से और भी हैं, या मतलब मैं अगर उसको जोड़ूंगा तो कहानी और बन सकती है। तो फिर वो तय हुआ कि नहीं, 60,000 वर्ड ठीक है, इसमें काटने छाटने की जरूरत नहीं है। और मेरे लिए एक उपलब्धि ये भी थी कि किताब में जो लिखा गया उसको ज्यादा काटा छाटा नहीं गया, मतलब जो है वो बिल्कुल वैसा ही चला गया। तो ये अच्छी बात है। हाँ, मतलब मोटा मोटा यही है, मतलब इसमें कहीं जोड़ घटाव ज्यादा हुआ नहीं, ज्यादा क्या कुछ भी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा मनोज वाजपेयी के निजी जीवन के प्रसंगों को भी आपने इस किताब में उठाया है, और उनकी पहली शादी, पहली प्रेमिका और उससे शादी, और वो पूरा एक बहुत ट्रॉमेटिक कहते हैं कि उनके जीवन का वो दौर रहा जिसने उनको एक तरह से बहुत दार्शनिक व्यक्तित्व उनका बना दिया। उस दौर पे भी आपने काफी लिखा है, थोड़ा कुछ बताने लायक कोई ऐसी बात हो जो आप बताना चाहते हो? दिव्या नाम आपने उनका लिखा है, जो बदला हुआ नाम है, जाहिर है कि भाई उनका नाम असली नहीं। मैंने उनसे जो उनकी पहली पत्नी थी, उनसे भी संवाद की कोशिश की, उनसे बात की कोशिश की, लेकिन वो बोलना नहीं चाहती थी। तो
फिर ये तय हुआ सुशांत जी और वैशाली जी जो पेंगुइन में है कि हिंदी की फिर हेड है। नाम बदल दिया जाए। हालांकि मनोज जी ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया है, 2002 के इंटरव्यू में उनका जिक्र किया है। हाँ। तो लेकिन फिर भी हमको लगा कि शायद वो नाम अगर बदल दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। और बहुत सारे लोगों के जीवन में इस तरह की मतलब शादी टूटना कोई अब ऐसी बात नहीं है कि जो अनूठी बात हो, लेकिन जब आप प्रेम में होते हैं और जब जिस तरह का प्रेम मनोज जी ने किया, जो उनके यार दोस्तों और करीबियों ने बताया, वो ये जरूर चौंकाता है कि मतलब वो प्रेम साधारण प्रेम नहीं था। क्योंकि एक जगह विनीत कुमार है, उनके बहुत बहुत उनके करीबी सीनियर भी रहे, दोस्त भी रहे कहा जा सकता है, और थिएटर के जमाने से उनको जानते हैं। मुंबई में दोनों साथ रहे, मनोज जी और विनीत कुमार 2 साल शायद साथ रहे। तो उन्होंने कहा कि जिस दौर में वो संबंध टूटा, तो कई बार ऐसे मौके भी आए कि मनोज दीवार पर सिर पटकने लगते और अच्छा। हाँ, और उनको लेकिन विनीत जी ने कहा कि मैं दूसरे कमरे में होता, मैंने कहा कि इसको अपनी लड़ाई है, इसको खुद लड़नी पड़ेगी, जिसको मनोज जी ने भी लिखा है बीबीसी के एक लेख में कि मुझे अपनी लड़ाई थी जो लड़नी थी। आपने अच्छा, मुझे जो अच्छा लगा, उनकी दूसरी पत्नी का आपने असली नाम लिखा है, शबाना रजा उनका नाम था, और करीब फिल्म में वो मुझे याद आता है बॉबी देओल के साथ उन्होंने जी विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म थी करीब। चोपड़ा की फिल्म थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, मतलब बहुत बड़े बैनर से वो लॉन्च हुई थी। फिर उन्होंने अपने आप को फिल्मों से बाहर कर लिया। क्या इसके पीछे कोई कारण था कुछ, या नहीं, कुछ? ये मेरे शोध का उतना विषय नहीं था, लेकिन चूंकि करीब बहुत बड़ी फिल्म थी, फिल्म बहुत चली नहीं। दिलचस्प बात यह है कि सत्या और करीब दोनों जुलाई 1998 में आई थी। मतलब अच्छा। हाँ, लेकिन सत्या एक तरफ कहाँ सुपरहिट, और करीब इतने बड़े बैनर की फिल्म होने के बाद गाने बहुत चले, उसके बावजूद चली नहीं फिल्म। उसके बाद करीब के दौरान शायद नेहा जी का, शबाना जी का कॉन्ट्रैक्ट था विधु विनोद चोपड़ा से कि कोई और फिल्म साइन नहीं करेंगी। तो उस चक्कर में उस दौर में उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। करीब फ्लॉप होने के बाद उनके पास उतने ऑफर नहीं थे, और जो ऑफर आए, हाँ, जो ऑफर आए, होगी प्यार की जीत, एक जो मुझे याद आ रहा है अजय देवगन के साथ फिल्म थी उनकी, तो वो फिल्में भी नहीं चली। तो हाँ, तो बॉलीवुड में तो खेल ही सारा फिल्म चलने का है। तो आपकी दो गलतियां आपको इंडस्ट्री से बाहर कर सकती हैं। इस मामले में मनोज जी निश्चित तौर पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, और एक जिजीविषा है उनकी कि कई सारी बीच में फ्लॉप फिल्में हुई। मैंने अभी किताब आने के बाद एक दिन उनसे मेरी लंबी बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि सर, आपका जो फिल्मी सफर है उस पर मैंने बहुत ज्यादा नहीं लिखा है, क्योंकि वो बात हो रही थी उनसे। मैंने कहा ये हो सकता है एक अलग किताब का विषय हो कि आपने जो फिल्में की हैं, जो सारी की हैं। मैंने कहा लेकिन ये इसलिए अलग किताब का विषय हो सकता है क्योंकि आपकी कोई भी फिल्म 100 करोड़ क्लब में तो गई नहीं है, उसके बावजूद आप 25-30 साल से इंडस्ट्री में ना केवल टिके हुए हैं बल्कि आपको काम मिल रहा है। तो कहने लगे यार 100 करोड़ तो बड़ी बात है, 50 करोड़ भी नहीं गई है, हंसते हुए वो बोले। तो लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वो बतौर एक्टर बड़े खिलाड़ी है। ये मनोरंजन जी बोल रहे हैं कि फिजा में मनोज भाई और शबाना जी दोनों थे, और फिर उसके बाद एसिड फैक्ट्री में भी एक सीन में दोनों। और ये अब बात चल ही रही है कि आप देखिए, आपने लिखा है 2001 से 2010 का ये जो एक दशक ऐसा उनके जीवन में फिर आया जिसमें मनोज वाजपेयी की न फिल्में चल रही थी, न उनको उस तरह के बड़े काम, मतलब काम मिले भी तो नहीं चली फिल्में। उस दौर को आप किस तरह से देखते हैं? अचानक जो आदमी सत्या जैसी फिल्म और शूल जैसी फिल्मों से एकदम बहुत बड़ा स्टार जैसा दिखने लगा हो, उसके 1-2 साल के बाद ही वो अचानक फिल्मों से, मतलब फिल्में उससे रूठने लगती हैं। इस दौर को आपने अब लिखा भी है, किस तरह से देखते हैं इस दौर में, और इस दौर को उन्होंने किस तरह से सरवाइव किया? नहीं, वो पूरा प्रसंग या पूरी सारे जो किस्से जो उनके साथियों ने बताए, वो सारे किताब में है। बेसिकली उनकी फिल्में जो शुरुआती दौर की थी, वो टिकट खिड़की पर उस तरह से नहीं चली। जो सत्याशूल जो तो 1998, 1999, 2000 तक जो था, उसके बाद 2001 का जो दशक शुरू हुआ,
उसमें फिल्में उनकी चली नहीं, उनके जो बहुत करीबी दोस्त थे उनसे जो उनकी अनबन हुई, तो उस वजह से उनको उन दोनों के संबंध ऐसे नहीं बन पाए जो शायद अच्छी फिल्में बनती। मनोज जी के जो साथी थे सारे बड़े लोग आज की दौर में इंडस्ट्री में है, उनसे अब सबसे उनके संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन उस दौर में शायद जो भी मनभेद रहे, अगर वो लोग साथ आ जाते तो बहुत ही कुछ अलग प्रोडक्ट बन सकता था, वो नहीं बना। और जब आपकी फिल्में नहीं चलती तो मनोज जी ने खुद भी लिखा है कि बॉलीवुड में कोई किसी का सगा नहीं है, सारा खेल बॉक्स ऑफिस का है। तो जब आपकी फिल्में नहीं चलती तो आपसे लोग कटना शुरू हो जाते हैं, फिल्में नहीं होती तो आप कई बार गलत फिल्में चुनते हो, क्योंकि फिल्म जो काम आ रहा है आपको घर चलाने के लिए चाहिए, वो भी कुछ प्रसंग हैं किताब में कि किस तरह से गलत फिल्मों का चयन और ये सारी चीजें हुई। तो वो दौर निराशाजनक। दो झगड़ों का भी जिक्र आपने इस किताब में किया है। एक झगड़ा राम गोपाल वर्मा से हुआ, जिन्होंने सत्या जैसी फिल्म बनाई थी मनोज वाजपेयी के लिए, और दूसरा झगड़ा उनके बहुत पुराने दोस्त अनुराग कश्यप के साथ हुआ। और वो अनुराग कश्यप के साथ वो झगड़े का पैचअप वाला किस्सा बड़ा दिलचस्प है, अगर आप सुना सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा। इन दो लोगों से उनके झगड़े हुए और फिर वो पैचअप हुआ। मुझे लगता है पीयूष जी की आवाज चली गई है, पीयूष जी के यहाँ शायद बिजली चली गई है और वो दोबारा से कनेक्ट होंगे। लेकिन इस किताब में एक तरह से एक ऐसी किताब है जिसमें कि मनोज वाजपेयी सिर्फ फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी के ऊपर नहीं है, बल्कि उनके अंदर अभिनेता बनने के जज्बा कैसे पैदा हुआ, कैसे उनके पिताजी एक बड़े के अंदर अभिनय का शौक था और वो FTII में गए थे एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने वहां पे कोशिश भी की थी, लेकिन उस सब में उस वहां से शुरू करके और दिल्ली विश्वविद्यालय में निशान थिएटर ग्रुप के अभिनेता के रूप में उनको सीखने का मौका मिला, वैचारिक रूप से एज एन एक्टर उनको ये समझने का मौका मिला ये किसी किरदार को कैसे अपने अंदर बसाते हैं, कैसे एक अभिनेता को पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। और फिर एक्ट 1 थिएटर ग्रुप की स्थापना होती है, इनके शर्मा और मनोज, मतलब वो एक फिर पूरा प्रसंग है कि कैसे बना। और ये नाटक का दौर कम से कम स्वाभिमान से पहले बहुत टेलीविजन पे बहुत बड़े अभिनेता के रूप में तो उनकी कोई पहचान नहीं थी। एक इम्तिहान सीरियल जरूर था जिसमें उनको कई एपिसोड में रोल मिला था, और वो उसके डायरेक्टर इम्तियाज अली थे। इम्तियाज अली की पहली टेलीविजन पे पहला बड़ा काम वही था जिससे उनकी पहचान हुई। उसमें उन्होंने मनोज वाजपेयी को लिया। मनोज वाजपेयी चूंकि एक्ट 1 के दिनों में कुछ दिनों में इम्तियाज अली ने भी कुछ दिनों तक एक्ट 1 के लिए काम किया था, बतौर अभिनेता ही किया था, छोटे छोटे रोल किए थे। और उस समय कम से कम जब शहर हमारा सोता है कि कोरस पे मुझे याद है कि इम्तियाज अली भी खड़े होते थे और मेरे एक और मित्र राकेश रंजन भी खड़े होते थे। ये सब लोग एक्ट 1 के बाद के दिनों के लोग हैं। तो वो सब प्रसंग उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पीयूष जी ने लिखा है, और उनके घर, उनके परिवार को लेके और उनके गांव को लेकर और उनके मित्रों, फिल्म में काम करने वाले सहकर्मियों, थिएटर के दिनों के उनके दोस्तों से उनकी बातचीत, और उनके उस दोस्त के साथ भी उन्होंने बड़ी लंबी बातचीत इस किताब के हवाले से की है। रविंद्र चौधरी जिनका नाम था, जिनके साथ मनोज वाजपेयी पहली बार दिल्ली आए थे। पीयूष जी फिर से जुड़ रहे हैं। पीयूष जी, हाँ पीयूष जी आपका फिर से स्वागत है। आपके यहाँ शायद बिजली चली गई थी, लाइट सब चली गई और जो बैकअप है वो अचानक काम नहीं किया। नहीं हो जाता है इस तरह के। लेकिन उस बीच में मैं आपकी किताब के बारे में अपने सुनने वाले देखने वालों को बता रहा था जो और बातें, क्या इस किताब में क्या ऐसा महत्वपूर्ण है और क्या ऐसी चीज है जिसके लिए इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। आपने बहुत दिलचस्प लिखा है इसमें। दो ऐसे लोगों से उनके झगड़े का जिक्र किया है, जिसमें एक राम गोपाल वर्मा है और दूसरे अनुराग कश्यप हैं, जिन्होंने बाद में उनको उस झगड़े के बाद गैंग ऑफ वासेपुर में जैसे एक दिलचस्प यादगार किरदार में उनको वापसी करवाई। एक तरह से गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही दोबारा मनोज वाजपेयी की वापसी होती है। आपको क्या ऐसा लगता है? राजनीति से मुझे लगता है अच्छे दिन उनके आ गए थे। राजनीति और सत्याग्रह, ठीक। हाँ नहीं, सत्याग्रह नहीं, राजनीति में हाँ, मतलब राजनीति में रोल उनका उतना बड़ा भले ही ना हो, और मल्टी स्टारर फिल्म थी, नाना पाटेकर, अजय देवगन, कई सारे लोग थे उसमें, लेकिन मनोज जी ने एक डायलॉग से करारा जवाब मिलेगा। करारा जवाब,
जितना भी रोल था उसमें जो उनकी एक्टिंग थी, तो वो दर्शकों को दोबारा रिवाइव करा दिया मनोज वाजपेयी कि भाई मनोज वाजपेयी भी अभिनय क्षमता से मनोज वाजपेयी मैदान में है, ये इस्टेब्लिश हो गया। और फिर गैंग्स ऑफ वसेपुर ने तो फिर एक नई लीग शुरू करी, और उसके बाद मुझे लगता है कि मनोज जी, जिसको हम कहते हैं ना, मतलब अगर हम किस्मत को माने तो जो है वक्त जब आपका सही आना शुरू होता है, तब चीजें ट्रैक पर आने लगती हैं और आप सही फिल्में होती हैं। उनको गैंग्स ऑफ वसेपुर अनुराग कश्यप की फिल्म थी, जो जिनकी शुरुआत की फिल्में कुछ रिलीज नहीं हो पाई, कुछ चल नहीं पाई, कुछ विवाद में फंस गई। गैंग्स ऑफ वसेपुर को क्रिटिकली भी बहुत तारीफ मिली, और धीरे धीरे वो बड़े दर्शकों तक भी पहुंची। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ एक आलोचक या समीक्षकों द्वारा सराही गई। अब आपको क्या लगता है, मनोज वाजपेयी अभी और भी उनमें अभिनय की क्षमता, मतलब कुछ और नया करने की क्षमता है, या मुझे लगता है, मतलब बतौर एक प्रशंसक मुझे लगने लगा है कि पिछले कुछ दिनों से टाइप्ड अभिनेता हो गए हैं, वो एक सीमा के आगे वो कुछ नया प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इधर जो टेलीविजन पे उनके 2 सीरीज मैंने देखे, नहीं, मुझे लगता है कि इसके बारे में तो जो अभिनय को बहुत ज्यादा समझते हैं वो कमेंट करें तो ज्यादा बड़ी बात है कि मैं मनोज वाजपेयी की एक्टिंग पर और उनकी काबिलियत और वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हमारे जैसे प्रशंसकों से ही मनोज वाजपेयी बड़े अभिनेता हैं, तो ऐसा लेकिन एक प्रशंसक के नाते मुझे लगता है कि वो कभी भी चौंका सकते हैं, और फैमिली मैन में भी उन्होंने चौंकाया है, ऐसी बात नहीं है। फैमिली मैन दोनों सीजन जिस तरह से हिट हुए हैं, उसके बाद ओटीटी का, मतलब उनको अमिताभ बच्चन कहा जा रहा है, ओटीटी का नया सुपरस्टार कहा जा रहा है, अलग अलग विशेषण, अलग उपमाएं दी जा रही है। एक नया दौर उनके अभिनय का फिर से शुरू हुआ है ओटीटी प्लेटफॉर्म से। सुशांत झा ने आपकी किताब में बहुत बढ़िया बात कही है कि इस किताब को पढ़ते हुए उस वक्त के दौर की दिल्ली कुछ कुछ याद आ जाती है, जिसका चित्रण थोड़ा थोड़ा सुरेंद्र वर्मा ने मुझे चांद चाहिए में किया है। मंडी हाउस, मुखर्जी नगर, मिंटो रोड वाली बस, और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, रेलवे कॉलोनी जो मंडी हाउस के पीछे है। उस रेलवे कॉलोनी में आपने मनोज वाजपेयी के रहने का जिक्र किया है। मुझे याद आया कि बहुत सारे अभिनेता एनएसडी के भी वहां रहते थे, और अंतिम समय में मैंने जिस अभिनेता को बहुत बाद में वहां देखा था, वो थे वीरेंद्र सक्सेना, जो टेलीविजन और फिल्मों में भी अच्छे अभिनेता के रूप में जाने माने थिएटर कर्मी और फिल्म का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो, मैं आगरा का रहने वाला हूँ, मथुरा के रहने वाले। अच्छा, तो चलिए आपके पड़ोसी। तो बातचीत देखिए, मैं मनोज वाजपेयी का एक प्रशंसक हूँ। आपने उनकी एक आधिकारिक जीवनी और बहुत शोध पूर्वक जीवनी लिखी है, रेफरेंस के ही 10 पन्ने हैं इस किताब में। तो ये किताब मैं अपनी तरफ से यही कहूँ कि मेरी तरह हर आदमी को पीयूष पांडे जी का भी फैन बना देगी, कि इन्होंने भी चौंकाया है। जिस तरह से मनोज वाजपेयी कुछ कुछ सालों में अपने अभिनय से चौंका देते हैं, उसी तरह से अपने पुराने पिछले लेखन से बिल्कुल अलग हटकर एक नई किताब दी है हम सब पाठकों के लिए, और एक ऐसी किताब दी है जिसको हमेशा जब भी मनोज वाजपेयी पर चर्चा होगी, अब इस किताब के बिना मनोज वाजपेयी कुछ पाने की जिद, इस किताब के बिना कोई भी चर्चा अधूरी रहेगी। मैं फिर से जानकी पुल और यहाँ मौजूद सारे देखने वाले, अपने पाठकों और सुनने वालों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे प्रिय अभिनेता पर ऐसी एक किताब लिखी, और बहुत बहुत आपने समय निकाला इसलिए। जी, मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि किताब लिखते में व्यंग में बहुत सालों से लिख रहा हूँ, जिसका जिक्र आपने किया। 3 पुस्तकें आ चुकी हैं व्यंग की, व्यंग संग्रह आ चुके हैं। आर्टिकल बरसों से, चूंकि पत्रकारिता में तो कई सालों से लिख रहे हैं, तो लेखन के क्षेत्र में तो कई सालों से है, लेकिन बायोग्राफी लिखना एक अलग अनुभव था, बिल्कुल अलग अनुभव था। जब मैंने सोचा था तब मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कैसे लिखूंगा, क्या करूंगा, लेकिन वो अध्ययन किया पहले, फिर रिसर्च की, और फिर जब लिखी गई तो बहुत आनंद आया लिखने में। और मुझे लगता है कि अब जो इतनी मेहनत की है, तो पाठकों को पढ़कर भी मजा आना चाहिए। आपने तारीफ की तो इससे मेरा हौसला बढ़ा है। पीयूष मिश्रा ने फोन किया तो उससे हौसला आया कि ऐसे लोग जो इस चीज को समझते हैं, वो जब तारीफ करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, तब लगता है कि हाँ, सही दिशा में काम किया है। लेकिन असली चुनौती है कि पाठक, जो आम पाठक है, वो कैसे लेता है किताब को। तो देखते हैं
कैसा रिस्पॉन्स आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष जी, और हम यही दुआ करते हैं ये किताब और अधिक से अधिक लोगों तक जाए, एक मील के स्तंभ की तरह साबित हो, और आप और इस अच्छी किताबें आप भविष्य में लेकर आए, इस तरह की कुछ और नायाब किताबें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू।